नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट समान ज्ञान का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शक और कुषाण। शक से और कुषाण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, सारे प्रश्नों का हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शक, यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद जो है भारत में किसका आगमन हुआ? तो शक का आगमन हुआ। शक की 5 शाखाएं थी। शक का कितने शाखा था? तो शक का 5 शाखा था और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में जो है शक का 5 शाखा था। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, पंजाब की जो है तकसीरा, और तीसरी शाखा मथुरा, और चौथी शाखा पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मऊ था। शक का जो प्रथम राजा था वो मऊ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक कहाँ के मूलतः निवासी थे? तो शक जो है मध्य एशिया के निवासी थे और ये मूलतः भारत में जो है चारागाह की खोज में आया था। ये शक जो है भारत क्यों आया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शक जो है भारत क्यों आया था। शक जो है चारागाह की खोज में भारत आया था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित किया। 58 ईसा पूर्व में जो है एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित किया और उसे पराजित करके जो है खदेड़ दिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में लगभग 14 तक पहुंच गई। विक्रमादित्य की उपाधि लगभग 14 राजाओं को मिला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि कितने राजाओं को मिला? तो 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि मिला। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुए थे। गुप्त सम्राट में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक विख्यात गुप्त सम्राट का राजा हुआ। शक की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाले सब शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। शक का 5 शाखा, भी शक के बताया कि 5 शाखा था। 5 शाखाओं में जो सबसे अधिक जो पश्चिमी भारत में था उसने सबसे अधिक प्रभुत्व स्थापित किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। इसमें जो गुजरात के क्षेत्र में इसको आसान होता था, समुद्री मार्ग था, आसान होता था बिजनेस करने के लिए, तो वहां से समुद्री मार्ग से इसने बिजनेस किया और चांदी का सिक्का जारी किया। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। शक का सबसे प्रतापी राजा पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी। कब तक था रुद्रदामन का? तो 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भागों पर था। शक का कहां से कहां तक था? तो गुजरात के बड़े भागों पर इसका जो है प्रभुत्व था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, काठियावाड़ में जो है अर्धशुष्क सुदर्शन झील है जो कि मौर्यों द्वारा, मौर्य के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा निर्मित किया गया था सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील का इसने जीर्णोद्धार किया रुद्रदामन ने। ये प्रश्न पूछा गया सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण किसने किया? तो रुद्रदामन ने किया। रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले शुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा अभिलेख कौन सा है? तो यह है गिरनार अभिलेख। ये प्रश्न पूछा जाता है गिरनार अभिलेख। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में, इससे पहले जितना भी अभिलेख था सारा अभिलेख किस में था? प्राकृत भाषा में था, लेकिन गिरनार अभिलेख जो है सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो है शक राजा अपने को क्या कहलाते थे? अपने को क्षत्रप कहते थे। शक राजा भारत में अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई, पार्थियाई पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। पार्थियाई लोगों का आधिपत्य कब हुआ? शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का भारत पर आगमन हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा बना गोंडो फर्निड्स। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा पूछा जाएगा कौन बनेगा? तो गोंडो फर्निड्स था। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था।
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले किसने आया था? तो सेंट थॉमस ने आया था। और किसके समय में? तो एक पार्थियाई राजा थे, गोंडो फर्निस, इसी के समय भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। पार्थियाई लोग कहाँ के थे? तो मूल रूप से ईरानी थे। पार्थियाई लोग के बारे में पूछा जाएगा तो पार्थियाई लोग क्या थे? तो मूल रूप से ईरानी थे। पार्थियाई लोगों के बारे में पूछा जाएगा ये क्या थे? तो मूल रूप से ये ईरानी थे। अब हमारा है इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कुषाण। कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। कुषाण वंश क्या था? तो पहलव के बाद कुषाण आए, और जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची एक कबीला का नाम था, इसलिए इसको यूची और तोखरी भी कहते थे कुषाण को। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। यूची कबीला जो है 5 भाग में बटा हुआ था, उसी में से एक क्या था? कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क हुआ। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कुषाण की राजधानी कहाँ पे? तो पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी पूछा जाएगा, मेन राजधानी पूछा जाएगा तो कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ पे थी? तो मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। जब गद्दी पे बैठा 78 ईस्वी में गद्दी बैठा, तो उस समय में एक संवत चला। उस संवत का नाम क्या था? शक संवत था। तो शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जिसे भारत सरकार द्वारा अभी भी प्रयोग में लाया जाता है शक संवत। और ये कब आया शक संवत? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा शक संवत कब आया? तो 78 ईस्वी में। कब आया शक संवत? 78 ईस्वी में आया शक संवत। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवल कश्मीर में बौद्ध प्रसिद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। यहाँ से बहुत अच्छा ये टॉपिक है। ये प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध की चौथी संगीति कहाँ पे हुई थी? तो चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसके शासन काल में? तो यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किए थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस भाग के? 2 भाग में बौद्ध धर्म को बांटा गया था, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा की जो है अनुयायी था। चीनी जनरल पेन पोआ ने कनिष्क को हराया था। चीन से जो प्रथम बार युद्ध किया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने, तो उस समय चीनी जनरल थे पेन पोआ, उसने जो है कनिष्क को हरा दिया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया, और जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट थी। आरंभिक कुषाण शासकों ने क्या किया? स्वर्ण मुद्रा जारी किया। स्वर्ण मुद्रा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया? ये सारा प्रश्न हम आपको करवाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें वीडियो प्लेलिस्ट में है। और जैसे जैसे प्रश्न आएगा उसको हम लोग डिस्कशन भी करते चलेंगे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, सबसे शुद्ध सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाण ने जारी किया। सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया? तो हिंद यूनानी ने जारी किया था। कुषाणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी जारी किए। कुषाण ने जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में किसका सिक्का जारी किया? तांबा का भी सिक्का जारी किया। तो ये भी प्रश्न पूछा था, तांबा का सिक्का जो है कुषाणों ने कहाँ जारी किया? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जारी किया। कनिष्क के राजवेद चरक आयुर्वेद के विख्यात विद्वान था। कनिष्क के राजवेद थे चरक, वो जो है आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है। चरक संहिता में कितना भाग है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चरक संहिता में कितना भाग है? चरक संहिता में 8 भाग है। और कितना अध्याय है? तो 120 अध्याय। चरक संहिता में 8 भाग और 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश किसको कहते हैं? तो चरक संहिता को कहते हैं। चरक संहिता किसने लिखा? तो चरक ने लिखा। और चरक किसके राजवेद थे? तो चरक कनिष्क के राजवेद थे। महाविवाह सूत्र की रचना वसुमित्र है। महाविवाह सूत्र की रचना किसने किया? तो वसुमित्र ने किया। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अब देखिए बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभास को कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, उसने बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरित्र को कहा जाता है बौद्धों का रामायण।
की रचना किया किसने? अश्वघोष ने। अश्वघोष भी कनिष्क के कौन थे? ये राजकवि थे। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने क्या किया? बुद्ध चरित्र की रचना किया। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है। वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? यहाँ से प्रश्न पूछा। वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक, ये सारे कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत की आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इनमें नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन ने, इसका पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र, इसमें इसने सापेक्षता के सिद्धांत का दिया था। और कनिष्क की मृत्यु 110 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कनिष्क की मृत्यु पूछा जाएगा कब हुआ? तो कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गया। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। क्वेश्चन पूछा गया कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? तो कुषाण के राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। चीनी आदमी कुषाण को जो है देवपुत्र के नाम से जानते थे। गांधार शैली, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके समय हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला का तक्षशिला प्रसिद्ध है। गांधार कला के लिए जो है तक्षशिला क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसने रखा था? तो कुषाण ने। कुषाण साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? तो रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? तो रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण करते थे। मथुरा में जो है साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण का केंद्र था मथुरा में। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ? तो वास्तुकला का हुआ। और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। किसके समय में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण, खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।